बच्चों, तो आ गई हूँ मैं प्रिया राठौर आपके लिए एक बार फिर खून चूसने की प्रक्रिया लेकर। और उसी के अंतर्गत हम आज लेकर आए हैं क्लास 11th का L4 चैप्टर 2 का। और काफ़ी आप मुझे लगता है कि इसमें आपको लग रहा होगा कि एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, पर वो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, चाहे आपकी बुक में हो या ना हो। तो शुरू करते हैं आज का L4। जैसा कि आपको पता है कि क्या है हमारा चैप्टर फ्लो, और वहाँ पे हम पहुँच गए हैं 5 जगत अवधारणा की तरफ, और उसी में हम पढ़ने वाले हैं आज मोनेरा की बारे में। कि मोनेरा के बारे में हमने जनरल कैरेक्टर तो पढ़ लिए थे कि कैसे होते हैं मोनेरा जगत के प्राणी और क्या क्या इनमें खासियत होती है, लेकिन उनके भी प्रकार पढ़ने जा रहे हैं आज हम। क्योंकि उससे पहले आपने जो मोनेरा पढ़ा हुआ है उसमें सिर्फ जनरल कैरेक्टर पढ़े थे। आज हम उनके प्रकार पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप के मोनेरा अवेलेबल हैं जीव जगत में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मोनेरा जगत में जो बैक्टीरिया है वो प्राय 2 समूहों में बांटे गए हैं। कौन से हैं ये 2 समूह? तो ये 2 समूह है, एक तो आर्की बैक्टीरिया और दूसरे हैं यू बैक्टीरिया। अब क्या है ये यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया? तो इनके आप अगर इनका शब्द देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है आर्की बैक्टीरिया। आर्की का मतलब पुराने, आग प्रकार के, यानी एंशियंट टाइम के। तो ये होंगे सबसे पुराने टाइप के बैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे बुजुर्ग भी हो सकते हैं। इन वाले नए वाले बैक्टीरिया के बुजुर्ग भी हो सकते हैं। और दूसरे हैं यू बैक्टीरिया। यू का मतलब होता है ट्रू। साइंस में यू जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्रू या सही प्रकार के बैक्टीरिया। तो आज तक जितने भी बैक्टीरिया आप पढ़ते आए हैं वो यू बैक्टीरिया ही पढ़ते आए हैं, लेकिन अब हमें जो पढ़ने हैं वो आर्की बैक्टीरिया को भी पढ़ना है। क्योंकि ये भी है, ये नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे हमें तो पढ़ाया ही नहीं, इसीलिए इनको भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं आर्की बैक्टीरिया को। तो आर्की बैक्टीरिया की एक खासियत होती है, जैसे कि मैंने बोला कि ये सबसे पुराने बैक्टीरिया है। तो ऐसा माना जाता है कि जब अर्थ पे लाइफ नहीं थी, जीवन नहीं था, तो जीवन कैसे आया होगा? तो ऐसा कहा जाता है कि आर्की बैक्टीरिया ही वो फर्स्ट लाइफ थे जो अर्थ पर आए थे। क्योंकि आपको पता है कि पहले अर्थ कैसी थी, एक आग का गोला थी, है ना, पढ़ा हुआ है आपने। और ऑक्सीजन की कमी थी, है ना, बहुत टाइप की मीथेन वगैरह जैसी गैसेस थी, और खाने पीने के लिए पेड़ पौधे भी नहीं थे। तो उस तरह के इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए कोई एनिमल अगर वो है तो वो कौन थे? आर्की बैक्टीरिया। सबसे पहले अर्थ पे आए थे और इस टाइप की परिस्थितियों में भी ये जीवित रह पाते थे। तो इसीलिए यह विपरीत पर्यावरण परिस्थिति, जैसे अत्यधिक ताप, हाई टेम्परेचर, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन क्या थी? कम थी। उच्च दाब यानी प्रेशर भी कैसा था? बहुत ज्यादा था। उच्च लवणता, लवणता का मतलब होता है सैलिनिटी, ठीक है, जहाँ पे मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं पानी के कंपैरिजन में। तो ऐसी जगहों पे, या हम बोल सकते हैं कि जहाँ की पीएच बहुत ज्यादा होती है, हाई पीएच पे भी ये क्या कर सकते थे? सरवाइव कर सकते थे। उच्च अम्लता, अगर एसिडिटी है बहुत ज्यादा तब भी ये रह पाएंगे। आदि में रहने में सक्षम होते हैं। यह जीवाणु का आदिम समूह है। यहाँ पे आ गया है आदिम का मतलब प्रिमिटिव, सबसे पुराने, यानी सबसे पहले आने वाले जीव और सबसे पहले आने वाले बैक्टीरिया इन्हें कहा जाता है। इनकी कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज तथा पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं पाए जाते। अभी इसको डिटेल में देखने वाले हैं हम। इनमें स्पेशल टाइप की कोशिका भित्ति होती है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। क्यों ये ऐसी परिस्थितियों में रह पाते हैं, क्यों ये इतनी कठिन परिस्थितियों में रह पाते हैं? तो इसका रीजन है इनकी कोशिका भित्ति। सारा खेल यही छुपा हुआ है कि अभी वाले बैक्टीरिया इतनी सैलिनिटी में, इतने हाई टेम्परेचर पे क्यों नहीं रह पाते। यहाँ तक कि अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो इनके कुछ बैक्टीरिया 100 डिग्री के टेम्परेचर से भी ऊपर वाले टेम्परेचर पे रह पाते हैं। एक बैक्टीरिया है जिसका नेम है थर्मोफिलस। ये 100 डिग्री के बॉइलिंग वाटर में भी जिंदा रह सकता है। क्यों? इसका रीजन इसकी कोशिका भित्ति में है, यानी कि इसकी सेल वॉल में है, जिसको अभी हम पढ़ेंगे। और एक और इसकी इसी कैटेगरी का एक बैक्टीरिया है, थर्मोफिलस एक्वेटस। क्या खास है इसमें
कि क्योंकि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकते हैं, तो इसका हमने जेनेटिक्स में बहुत यूज़ किया है। जब आप थोड़ी जेनेटिक्स पढ़ेंगे, अभी आने वाली है जेनेटिक्स, तो वहाँ पे हम एक प्रोसेस करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डीएनए को बढ़ाने के लिए। जब भी हम कोई डीएनए, जैसे डीएनए प्रिंटिंग आपने सुना होगा या डीएनए टेस्ट सुना होगा, तो छोटे से पार्ट का डीएनए हम लेते हैं और उसके बहुत सारे डीएनए बना देते हैं, कॉपी कर देते हैं। तो उस कॉपी की जो प्रोसेस होती है उसका नाम पीसीआर है। तो पीसीआर में हम इस थर्मोफिलस के डीएनए यानी पॉलीमरेज को यूज करते हैं। अब पॉलीमरेज क्या है? पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो डीएनए को रेप्लिकेट करने में हेल्प करता है। तो हम इसका डीएनए यूज करते हैं। क्यों भाई इसका डीएनए क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है वो 90 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। पढ़ेंगे इसको डिटेल में, अभी सिर्फ मैं आपको इस बैक्टीरिया की कुछ खासियत बताने के लिए ये बता रही हूँ। तो 90 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन होती है। इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम हमारा पॉलीमरेज यूज करेंगे, जो हमारी बॉडी में डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए पॉलीमरेज जो काम में आता है, उसको यूज करेंगे अगर, तो भाई वो तो चकनाचूर हो जाएगा। क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री है, उसी पे सरवाइव कर सकता है डीएनए और पॉलीमरेज। तो इसीलिए इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें इन महाशय की जरूरत होती है। तो इनका पॉलीमरेज निकाला जाता है और फिर हम उसका यूज करते हैं डीएनए को रेप्लिकेट करने में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा, पीसीआर में फिर से ये नेम आएगा। और अब देखते हैं कि क्यों है ये इतने खासियत वाले, मतलब क्या है ऐसा इनकी कोशिका भित्ति के अंदर जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये इतनी सारी क्वालिटीज को लेकर सरवाइव कर रहे हैं। चलिए तो देखते हैं। आर्कीबैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है यानी कि कोशिका भित्ति, अगर आपने कोशिका भित्ति को थोड़ा सा पहले पढ़ा है तो इस बात का आपको पता होगा कि जनरली प्लांट में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है ना, और एनिमल में भी हेमीसेलुलोज और पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। लेकिन इनकी कोशिका भित्ति लाइपो फॉस्फो प्रोटीन की बनी होती है। क्या है ये चीजें? कि हमारी जो सेल वॉल है या प्लांट की जो सेल वॉल है उसमें भी होता है लाइपो यानी कि लिपिड्स, फॉस्फो यानी फॉस्फेट ग्रुप, और प्रोटीन होता है। लेकिन इनकी जो सेल वॉल है उसमें लाइपो फॉस्फो प्रोटीन जो होता है वो ब्रांच्ड होता है। ब्रांच्ड मीन्स शाखित होता है, बहुत ज्यादा डिटेल में होता है। हमारे तो सिंगल चेन होती है। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारी सेल वॉल है और उसमें लाइपो प्रोटीन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कुछ ऐसे जुड़े हुए हैं सिंगल चेन में। लेकिन इनकी है ब्रांच, मतलब इनसे और जुड़ा हुआ है, इनसे और जुड़ा हुआ है, इससे और जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, फिर ये आगे और ब्रांच है। इस तरह से काफी ब्रांचेस होके एक नेटवर्क बनाया हुआ है, एक जाल जैसा बनाया हुआ है, जिसकी वजह से बाहरी वातावरण की ये जो विपरीत परिस्थितियां हैं, हाई टेम्परेचर है ना, ऑक्सीजन की कमी, सैलिनिटी यानी लवणता, इनसे ये बचे हुए रहते हैं। पहली तो खासियत ये है। दूसरी, इनकी कोशिका भित्ति में हाइड्रोजन और कार्बन की भी शाखाएं हैं, मतलब इनकी भी चेन्स है लंबी लंबी, वो भी ब्रांच्ड। इन दो खासियत की वजह से एक तो इनकी सेल वॉल जो होती है वो बाहरी वातावरण से इनकी रक्षा करती है। अब सेल वॉल हो गई, सेल वॉल के अंदर क्या होगा? सेल वॉल के अंदर जनरली सेल मेम्ब्रेन होती है यानी कि कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली तो और ही खतरनाक है, सुनिए आप जरा। सेल मेम्ब्रेन जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। मान लीजिए ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है, नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन जो हमारी भी होती है, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये येलो कलर से मैंने सेल मेम्ब्रेन बना दी। इनके सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिनको अब मैं यहाँ पे सर्कल फॉर्म में बना रही हूँ, गोले के रूप में। इन गोले वाले प्रोटीन को कहते हैं हम एस प्रोटीन।
अब ये एस प्रोटीन क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म हमें नहीं जाननी है अभी, सिर्फ हमें ये जानना है कि इसमें एस टाइप की एक प्रोटीन होती है जिसे एस प्रोटीन कहते हैं, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ ये रहती है। तो इनके पास एक्स्ट्रा चीज हो गई, एक तो एस प्रोटीन जो हमारे पास नहीं है, दूसरी चीज हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। ठीक है, पढ़ेंगे जब एनिमल वाला क्लासिफिकेशन आएगा, फिर से सारी चीजें आएगी, आपकी मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है, प्लांट की किससे बनी हुई है, लेकिन अभी जनरली आपको बता रहे हैं कि पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। लेकिन इनमें पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता, क्यों? क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकेन तो हाई हीट पे, मतलब हाई टेम्परेचर पे, पीएच पे, सब पे गल के चूर चूर हो जाएगा। जरा सोचिए, अगर आप किससे बने हुए हैं? कोशिकाओं से। आपके अंदर भी पेप्टिडोग्लाइकेन है आपकी कोशिकाओं में, आपको 100 डिग्री के टेम्परेचर पे जाके बंद कर देंगे, पानी तो छोड़िए, सिर्फ ऐसे रूम में बंद कर दें जहाँ पे 100 डिग्री टेम्परेचर हो, तो आपका क्या हाल होगा? जिंदा रह पाएंगी क्या? नहीं, क्योंकि आपका पेप्टिडोग्लाइकेन, सेल के जितने भी एंजाइम हैं, सब कुछ जल चुका होगा, 100 डिग्री के टेम्परेचर, सब कुछ खत्म हो चुका होगा। लेकिन इनके पास पेप्टिडोग्लाइकेन है ही नहीं। ये बोले मैं तो नहीं रखूँ ऐसी गंदी चीज, मेरे पास एक नई चीज है, वो है स्यूडो म्यूरेमिक एसिड। क्या है इनके पास? स्यूडो म्यूरेमिक एसिड। इसको कई बार स्यूडो पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। क्यों स्यूडो? स्यूडो का मतलब होता है धोखा देने वाला, झूठा, ठीक है, एक्टिंग करने वाला, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, बहरूपिया जिसको कहते हैं, कि हमें लगता है कि वो वैसा है लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं होता। उसने कोई मुखौटा पहन रखा होता है, उसने कोई ऐसे कपड़े पहन रखे होते हैं जिससे हमें धोखा होता है। तो यहाँ पे ये स्यूडो म्यूरेमिक एसिड या स्यूडो पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये लगता है कि पॉलीपेप्टाइड जैसा है, लेकिन पॉलीपेप्टाइड है नहीं। ये क्या है? एक्चुअली में कोई दूसरे ही टाइप के प्रोटीन व एंजाइम्स है जिनकी वजह से ये सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, और इसी के साथ कुछ और बैक्टीरिया, ये तो नॉर्मल बात हो गई सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है, इसी के साथ कुछ और बैक्टीरिया होते हैं आर्की बैक्टीरिया में, जिनके पास यही सेल वॉल, यही सेल मेम्ब्रेन होगी, यही एस प्रोटीन होगा, लेकिन एस प्रोटीन और सेल वॉल के बीच में भी कुछ टाइप के पदार्थ पाए जाते हैं। इसको अलग कलर से बना लेते हैं। ये हो गई सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन, ये वो अलग पदार्थ जेली टाइप का, और यहां पे ये एस प्रोटीन। लेकिन ये रेयर केस है, सब में नहीं मिलता। ये चीज तो सब में मिलेगी, ये जो एस प्रोटीन और स्यूडो म्यूरेमिक एसिड है ये सब में मिलेगा, लेकिन ये बीच वाली जो लेयर है ये सभी आर्की बैक्टीरियाज में नहीं मिलती, कुछ कुछ में मिलती है। ठीक है, इसी वजह से ये क्या रह पाते हैं, इतने हाई टेम्परेचर सैलिनिटी में रह पाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्की बैक्टीरिया क्यों सरवाइव कर पाते हैं या जिंदा रह पाते हैं इतनी कठिन विपरीत परिस्थितियों में। तो उसका रीजन दो है। पहला, सेल वॉल जो हमने पढ़ा कि इनकी कोशिका भित्ति में ये चीजें पाई जाती हैं, इसकी वजह से। पहली है लाइपोफॉस्फोप्रोटीन ब्रांच्ड होता है, शाखित होता है, साथ में हाइड्रोजन और कार्बन की जो चेन होती है वो भी ब्रांच होती है, श्रृंखलाएं जो होती हैं वो भी ब्रांच होती है। दूसरा, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, जो क्या होती है, एक नॉर्मल तो होती है लेकिन पॉलीपेप्टाइड की नहीं बनी होती, स्यूडो म्यूरेमिक एसिड की बनी होती है। साथ में इसके ऊपर एक और लेयर होती है जिसे एस प्रोटीन कहते हैं। इन दो खासियत की वजह से। तो अब कौन कौन से बैक्टीरिया ऐसे हैं आर्की बैक्टीरिया, तो एक तो मैंने आपको नेम बताया अभी, थर्मोफिलस होते हैं, उसके अलावा भी हैं, देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले है मेथेनोजेंस, नेम से पता चल रहा होगा इसकी, मिथेन से कोई लेना देना होगा इनका। ठीक है, मेथेनोजेंस क्या होते हैं, ये दलदली जमीन पर रहते हैं। दलदल समझते हैं, मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, ऐसी जमीन होती है जो लूज हो जाती है ना, वहां पे पैर रखते हैं तो आदमी नीचे 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 धंसता जाता है ना, मूवीज वगैरह में देखा होगा, फिर उसको पकड़ना पड़ता है वरना वो पूरा अंदर चला जाता है, तो उसको मार्शी एरिया भी कहते हैं इंग्लिश में। तो दलदली जमीन पर रहते हैं ये मेथेनोजेंस। और जुगाली करने वाले जो जीव है, जुगाली समझते हैं, गाय जो होती है या जितने ये जो हर्बीवोरस प्लांट, हर्बीवोरस एनिमल होते हैं जो घास फूस खाते हैं, वो खाने के बाद आपने देखा वो कई घंटों तक
ऐसे ऐसे करते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं ना। और कई बार तो वो क्या करते हैं, जो उन्होंने खाया होता है एक बार तो सारा पेट में डाल लेते हैं, फिर जब उन्हें टाइम मिलता है कि भाई एक साथ खा लिया सारा, जब मिल रहा होता है तब तो लूट लेते हैं, अरे खा लो जितना भी खाना है। फिर जब वो फालतू बैठे होते हैं, उन्हें याद आता है अरे यार उस टाइम बहुत सारा खा लिया था, उसको डाइजेस्ट नहीं किया, तो वापस से अपने मुंह में लेके आते हैं पेट में गई हुई चीज को। वैसे वो पेट में नहीं डालते, एक रूमिनेंट नाम का ऑर्गन होता है, वहां डालते हैं, वहां से फिर से उसको मुंह में लेके आते हैं और फिर जुगाली करते रहते हैं बैठे बैठे, जिसको कड बोला जाता है। कडिंग भी बोलते हैं, कड बोलते हैं, ठीक है। तो ये कड जो जुगाली करने वाले होते हैं, उनकी जो रूमिनेंट ऑर्गन जहां पे मैंने बोला वहां पे भी ये जीव पाए जाते हैं, मेथेनोजेंस, आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। अर्थात रूमिनेंट पशु जैसे गाय एवं भैंस की आंत्र में पाए जाते हैं। ये इनके गोबर से मीथेन उत्पादित करते हैं। और क्या काम है इनका, जो आप गोबर गैस बनाते हैं, है ना, सारे एनिमल्स का वेस्टेज लेकर सब्जी वगैरह का वो कंपोस्ट खाद जो बनाते हैं, बायोगैस बनाते हैं, वो भी इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से बनाते हैं। इनको उसके अंदर ही अपने आप ग्रो होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, मीथेन का यूज़ करते हैं, मीथेन गैस को प्रोड्यूस भी करते हैं, साथ में वहाँ पे जितने भी मटेरियल होते हैं, कार्बनिक मटेरियल, उनका यूज़ करके गैसेस बनाते हैं, जिसका यूज़ फिर हम बाद में ईंधन के या फ्यूल के रूप में करते हैं। तो मीथेन भी उत्पादित करते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा हुआ है मिथेनोजन्स, ठीक है। नेक्स्ट है हेलोफिल्स। हेलो का मतलब होता है लवण, ठीक है। तो हेलोफिल्स जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पे लवणीयता ज़्यादा है, मतलब मिनरल्स ज़्यादा है, पीएच जो है वो या तो बहुत एसिडिक है या बहुत ही बेस है, यानी क्षारीय है या फिर अम्लीय है। ये अत्यंत लवणीय क्षेत्र, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि समुद्र जो होता है ना, वो बहुत खारा पानी होता है क्योंकि उसकी लवणता बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे समुद्र जहाँ की लवणता बहुत ज़्यादा होती है, एक आपने नेम सुना होगा डेड सी, कभी सोशल पढ़ा हो तो, डेड सी क्या है ये डेड सी, मृत सागर भी कहा जाता है इसे। क्यों मृत सागर कहा जाता है, क्योंकि ये इतना लवणीय है, मतलब इतना सारे मिनरल्स इसके अंदर घुले हुए हैं कि इसके अंदर कोई भी जीव नहीं रह सकता। नॉर्मली तो समुद्र में शार्क रहती हैं, मछलियाँ रहती हैं, जो रहती है लवणीय पानी में रहने वाले जीव जो रहते हैं, है ना, वो रहते हैं, लेकिन डेड सी में तो न के बराबर जीव हैं। ऐसी जगह पर भी ये कौन से जीव पाए जाते हैं, ये हेलोफिल्स पाए जाते हैं डेड सी के अंदर। उसको डेड सी ही इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई पादप, नॉर्मली समुद्र में प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, चाहे वो खारा होता है, लेकिन ये इतना डेड है, मतलब इतना लवड़ी है कि यहाँ पे कोई भी टाइप का प्लांट नहीं है, रेयर है, और वो रेयर ये हैं हेलोफिल्स। तो ये यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरे हैं हेलोफिल्स। उसके बाद है नेक्स्ट थर्मो एसिडोफिलस, जिसका अभी मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। थर्मो का मीन्स होता है ताप यानी टेम्परेचर, एसिडो का मतलब अम्लता, और फिलस का मतलब रहने वाले, है ना, उससे रिलेटेड। मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर और हाई सैलिनिटी यानी एसिडिटी में भी रह जाते हैं, उनको हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफिलस। ये अत्यधिक ताप, निम्न पीएच के गर्म झरनों में भी पाए जाते हैं। ताप भी ज्यादा हो तो भी इनको कोई लेना देना नहीं है, पीएच भी ज्यादा कम हो इनको कोई लेना देना नहीं है, और टेम्परेचर भी ज्यादा हो तो भी कोई लेना देना कम नहीं है। डीट टाइप के हैं ये, बिल्कुल डीट होते हैं ना, कोई मतलब नहीं है, हमें तो करना है अभी रहना है तो रहना है, ऐसे वाले कंडीशन में ये 3 टाइप के बैक्टीरियाज रहते हैं, और इसीलिए हम इसे आर्की बैक्टीरिया कहते हैं, सबसे पुराने टाइप के बैक्टीरिया। एग्जाम्पल मैंने आपको इसका बताया था, फिर से एक बार लिख देते हैं, थर्मोफिलस एक्वेटिकस। इसको याद रखिएगा और लिखिएगा भी साथ में। चलिए, तो ये हो गई आर्की बैक्टीरिया की बात।
जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा। दूसरे टाइप के बैक्टीरिया हैं यू बैक्टीरिया, जिसका मैंने आपको बताया असली बैक्टीरिया, उनको हम नकली काउंट करते हैं, ठीक है, वो नकली है, नॉर्मल से अलग है, इसलिए उनको नकली या आग टाइप के कहते हैं। अब जब भी हम बैक्टीरिया का नाम लेते हैं, जितने भी कैरेक्टर आज तक आपने बैक्टीरिया के पढ़े हैं वो सारे यू बैक्टीरिया के पढ़े हैं। आर्की बैक्टीरिया हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा और उसको देखा। तो अब जितना भी आपके बैक्टीरिया दिमाग में है इससे पहले कि बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, बैक्टीरिया में ये होता है, बैक्टीरिया में वो होता है, वो सब इन बैक्टीरिया में आपको मिलेगा। उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे हम। अभी देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है, यह वास्तविक बैक्टीरिया या मॉडर्न बैक्टीरिया कहे जाते हैं। ये थोड़े फैशनेबल है। इन्होंने सोचा क्यों गर्मी में रहना, एसी वेसी में रहेंगे हम नॉर्मल लोगों के साथ, है ना, नॉर्मल लोग एसी चलाते हैं वहाँ पे रहेंगे, नॉर्मल लोग जो खाना खाते हैं वो खाएंगे, है ना, नॉर्मल लोग जंगलों में रहते हैं हम भी रहेंगे, क्यों वहाँ बफारे में 100 डिग्री टेम्परेचर सैलिनिटी में हम मरे, हम भी इनके साथ रहेंगे। तो ये मॉडर्न हो गए हैं थोड़े, इनकी सोच जो है वो हमसे मिलने लग गई है कि बढ़िया ठंडक में रहेंगे, है ना, गोले वोले खाएंगे, ऐसे खाने में जाएंगे लोगों के और बीमारियां फैलाएंगे, ऐसा इनका मोटो है। तो ये वास्तविक बैक्टीरिया कहे जाते हैं और इन्हें मॉडर्न बैक्टीरिया भी कहते हैं। इसमें कशाब उपस्थित होते हैं। अब ये जो कशाब है, ये कशाब एनसीईआरटी में कहीं भी कशाब की संरचना नहीं दी हुई है, लेकिन हम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि कशाब जो है उनकी स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं इन बैक्टीरियाज के अंदर, वो हमें पढ़नी है और कई कंपटीशन एग्जाम में उस क्वालिटीज़ को पूछा जाता है, ठीक है। यह वास्तविक बैक्टीरिया या मॉडर्न बैक्टीरिया है कहे जाते हैं। क्यों मॉडर्न बैक्टीरिया कहे जाते हैं? ये सोचे कि यार वो लोग तो है गधे पुराने वाले, ऐसे बफारे वाले 100 डिग्री के टेम्परेचर में रहते हैं, सैलिनिटी डेड सी जहाँ पे कुछ है ही नहीं वहाँ पे भी रहते हैं, गायों के पेट में पड़े रहते हैं। हमें तो भाई नॉर्मल जिंदगी जीनी है, हम भी एसी में रहेंगे, जहाँ एसी चल रहा है वहाँ रहेंगे, जहाँ घने जंगल है वहाँ रहेंगे, पानी जहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं वहाँ रहेंगे, तो हम भी जिंदगी का आनंद ले। तो ये बन गए हैं मॉडर्न, यानी कि ये कहाँ रहते हैं? नॉर्मल हमारे जैसे एनवायरमेंट में। और इसी को इसलिए हमें कहते हैं वास्तविक बैक्टीरिया। क्यों वास्तविक बैक्टीरिया? हम जितने भी कैरेक्टर अब तक पढ़ के आए हैं बैक्टीरिया के, वो सब इसमें हैं। क्या क्या है अभी देखेंगे इनको भी डिटेल में। इनमें कशाब उपस्थिति होते हैं अधिकांश में, मतलब सब में नहीं होते लेकिन किसी में होते हैं। और हम कशाब की भी संरचना देखेंगे, इनके स्पेशल जो कशाब होते हैं उनमें क्या स्पेशल है, क्यों स्पेशल है। हालांकि एनसीईआरटी में इसका कोई डिटेल स्ट्रक्चर नहीं है, पर हम थोड़ा सा कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से एक डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जब हम कशाब के प्रकार के आधार पर बैक्टीरिया पढ़ेंगे तब, ठीक है। या अनुपस्थित भी होते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया का एक प्रकार है, टाइप है, एग्जाम्पल बोल सकते हैं। और क्या एग्जाम्पल है इनके? माइकोप्लाज्म, जिसको हमने देखा था पिपलो। पिपलो, पिपलो क्यों? प्लूरो निमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पहले भी पढ़ा है हमने, क्योंकि ये निमोनिया फैलाता है लोअर जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर। तो पिपलो जो है माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। और माइकोप्लाज्मा की क्या खासियत है कि ये कोशिका भित्ति रहित सबसे सूक्ष्मतम जीव है, ठीक है। कोशिका भित्ति सबसे सूक्ष्मतम जीव हम किसको कहते हैं? बैक्टीरिया और वायरस को। लेकिन उसमें भी सबसे सूक्ष्मतम जीव ऐसा जिसकी कोशिका भित्ति ही नहीं है। इसमें क्या नहीं है? कोशिका भित्ति एब्सेंट। एब्सेंट क्यों? जब आप बोलोगे कोशिका भित्ति तो माइकोप्लाज्मा बोलेगा एब्सेंट, ऐसे, ठीक है। तो ये कोशिका माइकोप्लाज्मा जो है, और इनकी एग्जैक्ट साइज जो है ये 0.1 म्यू के आसपास है, सबसे छोटे, ठीक है। चलिए अब पहले हम पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में। हालांकि बैक्टीरिया का एक रफ डायग्राम हम बना देते हैं कि बैक्टीरियाज क्या होते हैं। वही इनके बाहर क्या होगी? कोशिका भित्ति या झिल्ली होगी। पहले कोशिका भित्ति बना देते हैं, फिर अंदर होगी कोशिका झिल्ली। क्योंकि बैक्टीरिया कैसे टाइप के हैं? प्रोकैरियोटिक टाइप के हैं। इसको हम कई बार पढ़ चुके हैं, क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में भी और
अभी भी पढ़ चुके हैं जब हमने मोनेरा प्रोटिस्टा पढ़ा था, जिसमें क्या होता है, ऐसे कोशिकाएं जिसमें न्यूक्लियस बिना मेम्ब्रेन के होता है, तो इनमें ऐसे गुणसूत्र ढेर बना के इमरती की तरफ पड़े रहते हैं। इमरती नहीं लिखूंगी मैं, ये वैसे क्या बोलते हैं इन्हें, प्लाज्मिड कहा जाता है, ठीक है। ये डीएनए होता है इनका, ऐसे घूम के सर्ववृत्ताकार शेप में पड़ा रहता है, और वही कोशिका द्रव्य होता है, लेकिन कोशिका द्रव्य में कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। कोशिकांग के नाम पर इनके पास एक चीज है, मीजोजोम। ये मीजोजोम क्या है? मीजोजोम क्या है कि इसकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो क्या करती है, उसको आते हैं दौरे, तो वो क्या करती है, कभी कभार उसको अंगड़ाई लेने का मन करता है कि मैं भी अंगड़ाई लूं, बड़ी देर से ऐसी पोजीशन में खड़ी हूं, तो वो ऐसे इनफोल्ड हो जाती है, मतलब ऐसे घूम जाती है और ऐसा कुछ बना लेती है। अब ये सोचता है ये क्या नया आ गया, इसको कुछ नाम तो देना पड़ेगा, तो इसको हम मीजोजोम नाम दे देते हैं। ये किसकी तरह कार्य करता है, ये हमारे अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है कोशिका के अंदर, उसका काम करता है ये, ठीक है। और कोशिका झिल्ली का अंतर्वलन है, पूछा जाता है तो ये क्या है, ये अंतर्वलन। माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे और रेस्पिरेशन के लिए जो एंजाइम्स होते हैं, वैसा कहा जाता है कि मीजोजोम के अंदर भी है, ठीक है। तो मीजोजोम होता है और राइबोसोम होते हैं। अब ये राइबोसोम बना देती हूँ मैं। जनरली राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में कैसे होते हैं, 70S टाइप के। कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, है ना, पैरा ऑक्सीडाइज टाइप के ग्रेन्यूल्स होते हैं, पर वो हमें अभी पढ़ने नहीं है, ठीक है। तो ये है एक जनरल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। चलिए, फिर है साइनोबैक्टीरिया, जो हमें पढ़ने हैं। क्या है साइनोबैक्टीरिया? इन्हें नीले हरित शैवाल भी कहा जाता है। ये स्वपोषी होते हैं, इनमें हरित लवक क्लोरोफिल ए, हरित लवक कौन सा पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। नॉर्मली हरित लवक में क्लोरोफिल बी भी होता है, लेकिन इनके हरित लवक में क्लोरोफिल ए होता है। एक बात मैंने आपको बताई थी कि बैक्टीरिया में पाए जाने वाले जो क्लोरोफिल है उसको बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। कुछ याद है पिछला वाला लेक्चर? और जब मैंने आपको पोषण पढ़ाया था तो कहा था कि बैक्टीरिया सारे विषमपोषी नहीं होते, स्वपोषी भी होते हैं, जैसे कि ये है। तो ये तो प्रकाश संश्लेषण वाले, इसलिए इनके पास क्लोरोफिल है। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो क्लोरोफिल के अलावा भी पिगमेंट रखते हैं, वर्णक रखते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के अलावा भी रासायनिक चीजों से अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं। उनमें जो पिगमेंट होते हैं उन्हें कहते हैं बैक्टीरियोविरिडिन। ठीक है, आई बात समझ में? इसको फिर से लिख दिया मैंने। अब ये होते हैं क्लोरोफिल ए। इसके अलावा भी और इसमें पिगमेंट होते हैं, जरा देख लेते हैं क्या पिगमेंट है, क्या पिगमेंट है इनमें, और कौन कौन से वर्णक होते हैं इसके अंदर। किसके अंदर? किसके अंदर? साइनोबैक्टीरिया। क्लोरोफिल ए तो है ही, साथ में इसमें होता है जेंथोफिल। ये सब नोट करते जाएं, ना तो बुक में मिलेगा और शायद न ही नोट्स में। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, और मैं कोशिश करूंगी लिख दूं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी में नहीं है ये। हम थोड़ा सा वही एक्स्ट्रा और अच्छा ज्ञान लेने के लिए ये कर रहे हैं। जेंथोफिल और लिखेंगे तो इंप्रेशन आपका ही अच्छा जाएगा। क्लोरोफिल ए, जेंथोफिल, फाइकोबिलिन्स, और कैरोटीनॉइड्स। इसको मैं कहीं शॉर्ट में डाल दूंगी नोट्स में, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे। चलिए, यह एक कोशिकीय समूह युक्त कोलोनियल तंतुमय लवणीय जलीय स्थलीय होते हैं। मतलब क्या, कहीं भी रह लेते हैं ये तो या तो एक कोशिकीय अवस्था में रहेंगे, मतलब सिंगल सेल होगी, या समूह में भी रहते हैं, मतलब बहुत सारे मिलके भी एक कॉलोनी बना लेते हैं, एक समूह बना लेते हैं, उस फॉर्म में भी रहते हैं। लवणीय जलीय, या तो कैसे, अलवणीय जलीय मतलब या तो फ्रेश वाटर में रहेंगे, नॉर्मल पानी में, या फिर स्थलीय भी होते हैं, मतलब लैंड पे भी रहते हैं। इनके कॉलोनियां प्राय जैली समान पदार्थ से ढके रहते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे ये एक कोशिकीय है,
है ना। बहुत सारे हम बात कर लेते हैं ऑसिलेटोरिया की, ठीक है। ऑसिलेटोरिया वैसे चेन लाइक होता है इस टाइप का। अब ये ऑसिलेटोरिया है, ये अगर ग्रुप में है, मतलब एक ऑसिलेटोरिया ये है, एक ये है, फिर एक ये है, ये सब ग्रुप में रह रहे हैं, 3 ऑसिलेटोरिया और इससे ज्यादा भी हो, तो ये एक जेली समान बॉल जैसी संरचना बना लेते हैं अपने चारों ओर, उसके अंदर रहते हैं, ये कह रहा है ये, ठीक है। एग्जाम्पल है ऑसिलेटोरिया नोस्टॉक। कुछ बैक्टीरिया जैसे नोस्टॉक एनाबिना व वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइट व अमोनिया में बदलकर पादपों को पहुंचाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार लगा लीजिए इस पे, पूछे हुए क्वेश्चनों में से है कि कुछ बैक्टीरिया, कौन से, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के बारे में ही पढ़ रहे हैं। साइनोबैक्टीरिया के भी ये नोस्टॉक एनाबिना ये सब टाइप है। ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, लेकिन स्वपोषी है ये, लेकिन फोटोसिंथेसिस के साथ ये एक काम करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। ये क्या है, तो आपने 10th क्लास में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन, ये जितनी भी गैसेस होती है, सल्फर का भी चलता है, वाटर साइकिल भी चलता है, कि ये मेंटेन कैसे होती है अर्थ पे, है ना। तो उसी में इनका योगदान भी होता है। प्लस दूसरी चीज के जो प्लांट होते हैं, प्लांट जो होते हैं ना, वो नाइट्रोजन कितनी है एनवायरमेंट में आपको पता होगी, जरा बताइए। 78% नाइट्रोजन है, ठीक है। लेकिन ये प्लांट इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते, इनके पास ऐसी कोई चीज ही नहीं है, जैसे हम ऑक्सीजन सांस लेके ले लेते हैं, ये नहीं ले पाते। तो 2 तरीके से ये लेते हैं। पहला तो कई जगह आपने राइजोबियम का नाम सुना होगा, राइजोबियम भी साइनोबैक्टीरिया के ही है। तो ये क्या करते हैं, जो लेग्यूमिनेसी कुल होता है, लेग्यूमिनेसी मतलब ये जो मटर वगैरह है ना, गांठ वाले, इनकी जो जड़ें होती है उसमें छोटे छोटी गांठें होती है, जिसको लेग्यूम बोलते हैं। इसमें एक बैक्टीरिया रहता है राइजोबियम। ये सब पढ़ा हुआ है आपने, बस मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराने की कोशिश कर रही हूँ। राइजोबियम रहता है, ये राइजोबियम क्या कहता है, प्लांट के साथ रहता है। प्लांट तो इसको जगह देता है रहने के लिए, और इसको जो जरूरी पोषक तत्व है वो देता है, खाना बनाता है खुद और इसको भी दे देता है, ठीक है। और राइजोबियम बदले में क्या करता है, सिम्बायोसिस आपने सुना होगा, सहजीवन। तो ये राइजोबियम का क्या करता है, इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सेशन करके अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइड इनमें बदल देता है, ठीक है। ताकि ये जो पौधे हैं ये यहाँ से नाइट्रोजन नहीं ले रहे, तो सॉइल में मिलने के बाद उससे अब्जॉर्ब करें। ऐसा ही काम कौन करते हैं, ये एनाबिना और नोस्टॉक भी करते हैं। इसीलिए जो चावल की खेती होती है, पैडी, चावल की खेती कैसे होती है, पानी भरा जाता है ना चावल की खेतियों में, वहां पे नोस्टॉक और एनाबिना को डाला जाता है ताकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करें, चावलों को अच्छे से नाइट्रोजन के ये जो यौगिक है, अमोनिया, नाइट्राइड, नाइट्रेट, ये मिल सके और ग्रोथ अच्छी हो उनकी, ठीक है। इनमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हेटेरोसिस्ट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार, क्या स्टार, कि इनमें सब में नहीं, जैसे अगर हम नोस्टॉक की बात करें तो उसमें होती है, लेकिन ऑसिलेटोरिया में नहीं होती। क्या होती है कि ये नोस्टॉक है, नोस्टॉक कुछ ऐसा होता है। नोस्टॉक में बीच बीच में कुछ स्पेशल टाइप की मोटी भित्ति वाली सेल होती है, जिसको अभी मैं किससे बना रही हूं, ग्रीन से। ये जो सेल होती है मोटी भित्ति वाली, इसी को क्या बोलते हैं हम, हेटेरोसिस्ट। क्यों हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, इसमें ऐसे टाइप के कुछ एंजाइम होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हेल्प करते हैं, इसलिए इन सेल को हेटेरोसिस्ट कहा जाता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं, वैसे तो ये खुद हेटेरोसिस्ट अपने आप में एक चैप्टर बन सकती है, लेकिन हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेटेरोसिस्ट होती है, सब में नहीं होती, किस में होती है बता देती हूँ, नोस्टॉक में होती है एक तो, ऑसिलेटोरिया में नहीं होती। ऑसिलेटोरिया ऐसा सिंपल है, बस ऐसा कोई इसमें स्पेशल टाइप की सेल नहीं है। तो हेटेरोसिस्ट होती है। कई बार पूछा जाता है क्या है हेटेरोसिस्ट, तो यहाँ लिखा हुआ है कि
साइनोबैक्टीरिया के नोस्टाक और एनाबिना में कुछ विशेष टाइप की सेल पाई जाती हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। इन सेल को हेट्रोसिस्ट कहा जाता है। हेट्रो का मतलब अलग, सिस्ट का मतलब सेल, तो अलग से दिखती है ये दूसरे में, कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इन वाली सेल से डिफरेंट दिख रही है। ये क्या है? नोस्टॉक। ये सब साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। चलिए अब आपको साइनोबैक्टीरिया का पिक्चर बना देते हैं, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया पढ़ लिया, फोटो तो देखा नहीं, नाराज हो जाएगा कि बैक्टीरिया को बता दिया, मेरा बताया नहीं। तो साइनोबैक्टीरिया बता देते हैं। साइनोबैक्टीरिया कुछ ऐसा होता है। अब ऐसा मतलब वो हम यहाँ पे बनाते हैं इसीलिए ऐसा होता है। तो ये तो हो गई उसकी क्या? कोशिका भित्ति। अंदर क्या होगी इसके? ये साथ साथ डायग्राम बनाए कृपया, मुझ पे मेहरबानी करें, बुक में कुछ नहीं है और स्क्रीनशॉट लेने से बेटर है बना दें, ठीक है। ये है कोशिका झिल्ली। अब जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया मतलब वही सब आ गए उसमें, नोस्टाक, एनाबिना, ऑसिलोटोरियम, सबकी एक कॉमन सेल पढ़ रहे हैं। थोड़ा बहुत चेंज रहेगा, जैसे इसमें एक हेट्रोसिस्ट अलग से है और बाकियों में नहीं है। अब इनके कोशिका द्रव्य में अंदर क्या होगा? पदार्थ होगा जेली जैसा, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसका कोशिका द्रव्य दो भागों में बटा होता है। एक तो होता है आउटर और एक होता है इंटरनल, मतलब अंदर वाला। और बीच में, जैसा कि मैंने बोला, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं तो इनमें एसईसी क्या होगा? इनका गुणसूत्र, डीएनए, या हम कह सकते हैं आनुवंशिक पदार्थ, जो कुछ भी हो सकता है। मतलब किसी में आरएनए होता है, किसी में डीएनए होता है, पदार्थ, ठीक है, डीएनए, आरएनए। और क्या होंगे? राइबोसोम होंगे, उसको अभी हम चलो कहते हो बना देती हूँ। ये राइबोसोम है और स्पेशल टाइप की जो फोल्डिंग है वो क्या है? मिजोसोम। खास बात जो मुझे बतानी है कि इसका कोशिका द्रव्य दो अलग अलग कलर पे दिखाई देता है। बाहर वाला जो होता है जिसको बाहरी कोशिका द्रव्य कहते हैं, और अंदर वाला जो होता है वो आंतरिक कोशिका द्रव्य। बाहर वाले कोशिका द्रव्य में, क्योंकि मैंने क्या कहा, साइनोबैक्टीरिया कैसे हैं? प्रकाश संश्लेषी। मतलब क्या कर रहे हैं? ये प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना खुद बना रहे हैं, है ना। मोनेरा में हमने पढ़ा था ना, कुछ स्वपोषी होते हैं, कुछ विषमपोषी भी होते हैं। ये स्वपोषी है, ठीक है। विषमपोषी कौन है? ये जो हेलोफिल्स होंगे, है ना, थर्मोबैक्टीरिया होंगे, ये विषमपोषी भी होते हैं, जो दूसरे मतलब डिजीज फैलाते हैं। जो जैसे आपको बताया था, जो विब्रियो कॉलेरा डिजीज फैलाता है जो हेजा फैलाता है, हम क्या हमारे अंदर आके डिजीज फैलाता है, तो वो परपोषी टाइप का है। तो ये प्रकाश संश्लेषी, ये स्वपोषी है। नोस्टाक एनाबिना भी स्वपोषी है। ये क्या करते हैं? एरोबिक, मतलब ऑक्सीजन का यूज करके, और क्या करते हैं? खाना बनाते हैं नॉर्मल, और साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। किसके माध्यम से? इन हेट्रोसिस्ट के माध्यम से। तो इनके बाहर वाले जो द्रव है उसमें कुछ स्पेशल क्या होंगे? प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, तो कौन सा क्लोरोफिल है? क्लोरोफिल ए है ना इनके पास, यानी बैक्टीरियो क्लोरोफिल है। तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल आपने जनरली पत्तियों में पढ़ा था कि कुछ ऐसे शेप होता है ना, ग्रेनम होते हैं जो, लेकिन यहाँ ग्रेनम नहीं है, क्योंकि ये तो बेचारे पुराने हैं, बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक है। इनमें ऐसे ठप्पे के ठप्पे सिक्के जैसे ग्रेनम नहीं होते, थैलेकॉइड्स नहीं होते, इनमें सिंगल सिंगल होते हैं। कैसे? इस तरह से। इसको मैं ग्रीन बना रही हूँ क्योंकि मुझे ग्रीन बनाना है। क्लोरोफिल बना रहे हैं तो फिर ग्रीन नहीं बनाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो ये है क्लोरोफिल। इनके अंदर क्या है? ये सारे वर्णक हैं। कौन कौन से वर्णक? एक तो क्लोरोफिल ए, दूसरा जैंथोफिल, फिर फाइकोबिलीन्स, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स जो ऊपर वाली स्लाइड में हमने लिख दी है, उसको कॉपी एंड पेस्ट कर लें यहाँ पे। तो इनको हम क्या कहते हैं? थाइलोकॉइड, ठीक है, ये थाइलोकॉइड है। इनमें ही वो वर्णक पाए जाते हैं जिनकी वजह से ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। चाहे तो स्लाइड में लिख दूं क्या फिर से एक बार?
कर लेंगे, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। चलिए कौन कौन से है, एक तो क्लोरोफिल ए, फाइकोबिलिन, जेंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स, सब में है ये। नोस्टॉक, एनाबिना, ओसिलोटोरिया सारे, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया तो एक ग्रुप है, उसके ये प्रकार हैं, एसिलोटोरिया, एनाबिना, नोस्टॉक, ये सारे। ठीक है, तो आई बात आपको समझ में कि साइनोबैक्टीरिया क्या है डिटेल में, ये सब आप लिखेंगे तो आपके फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। बुक में नहीं मिलेंगे, फिर से मैं आपको बता रही हूँ। तो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो खत्म होता है, मतलब मेरा आज का कोटा पूरा होता है खून चूसने का। और मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, क्योंकि बैक्टीरिया की कहानी अभी अधूरी है।